गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिः सीद सादनम्। बहुत बहुत आभार। शासन, सत्ता, शक्ति सब में बराबर की हिस्सेदारी रखने के बावजूद कुछ जातियां आज पिछड़ी कहलाती है, कुछ दलित कहलाती है, कुछ सवर्ण कहलाती है। आपकी बातचीत का यह सार मैंने अभी समझा। इस भाषण से भी कुछ प्रश्न आए होंगे, कुछ आप लोगों के मन में होंगे, और अब हम जिसे कहते हैं टू द पॉइंट, तो प्रश्नों के इर्द गिर्द होने की कोशिश करेंगे। और हमारी यह चर्चा और गहरी हो इससे पहले जो सभ्यता अध्ययन केंद्र का प्रयास काफ़ी समय से रहा था कि इन तथ्यों को, ऐसे विषयों को डॉक्यूमेंट करने का, ढंग से प्रकाशित करने का, तो उसकी शुरुआत हमने की है। सभ्यता संवाद नाम से एक पत्रिका, शोध पत्रिका लेकर सभ्यता अध्ययन केंद्र आपके सामने है। इसकी प्रति आप लोगों के पास थैले में होगी। इसका लोकार्पण हम अतिथियों से अभी कराएंगे। साथ ही निवेदन करूंगा सभ्यता अध्ययन केंद्र के शोध निदेशक रविशंकर जी को, और हमारे साथ उदयपुर से आए हुए विवेक भटनागर जी को, गुवाहाटी से यहाँ पधारे मधुकर राय चौधरी जी, और हमारे विशिष्ट वक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी कि आगे आएं और इस लोकार्पण में साथ दें। और इसके संचालन के लिए मैं रविशंकर जी से आग्रह करूंगा कि वह अब चर्चा को प्रश्नों के इर्द गिर्द लेकर आगे बढ़ाएं। साथ ही आप लोगों के पास अगर कोई प्रश्न है तो आप उसे लिख लें, नोट डाउन करें और फिर आगे भेज दें। यदि प्रश्न से इतर कोई विचार रखा जाना है तो उसके लिए फिर हम समय निकालकर बात करेंगे। फिलहाल रविशंकर जी। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। तो जैसा कि हमने सुना, पंकज जी ने बताया कि जातीय कलुषता या जाति विद्वेष यह एक राजनीतिक रूप से खड़ा किया गया एक झूठ है। शास्त्रीय प्रमाण नहीं है और कोई और दूसरे प्रकार का भी प्रमाण नहीं है कि कोई जातियों में संघर्ष रहा है, विद्वेष रहा है। लेकिन पहला प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में जातियां इतनी जरूरी हैं हमारे देश के लिए? क्या जरूरत है जातियों की? नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा? क्यों नहीं खत्म हो जाना चाहिए जातियों को? मैं सबसे पहले चाहूँगा कि शैलेंद्र जी, अब क्योंकि उनको जल्दी जाना है, तो वो थोड़ा सा इस विषय को स्पष्ट करें। क्या जातियाँ इस देश के लिए होनी चाहिए देश में? क्या ये अभिशाप हैं? क्या ये वरदान है? क्या इनका कुछ सकारात्मक योगदान है हमारे देश के लिए? वहीं से बोलिए, मैं माइक दे रहा हूँ। इस वक्तव्य से इस बीच में एक सूचना दे दूं, आशुतोष जी हमारे बीच हैं, तो आप लोग जिनके पास भी प्रश्न हो ये बीच में घूमते रहेंगे, आप लिख करके इन्हें दे दें। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ रवि जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रण किया है। मैं सिर्फ अपनी रुचि के कारण यहाँ पर हूँ, क्योंकि पढ़ने लिखने में मुझे आनंद आता है, तो इसलिए इनसे मुलाकात हुई और मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ।
मंच पे विराजमान जितने विद्वान हैं सबको मेरा नमस्कार। और मैं अपने विषय पर आता हूँ। ये जो अभी मैं सुन रहा था, परमेश्वर जी को कुछ बातें उन्होंने जो कही हैं वो बहुत दूर तक जानी चाहिए। मैं मानता हूँ कि उसका जितना प्रचार हो उतना कम है। लेकिन उसके पहले मैं रवि जी को अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस विषय को इस रूप में चुना। मेरा मानना है हम इन विषयों से क्यों बचते हैं ये समझना बड़ा मुश्किल है। चाहे वो विषय धर्म का हो, चाहे वो विषय जाति का हो। जिस चीज़ को लेकर के दिन में 50 बार सिक्का उछाला जाता है, टीवी पर चर्चा होती है, आज तथाकथित बौद्धिक होने का एक प्रमाण है कि वो जाति पर बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है, वो जाति के विद्वेष पर कुछ प्रकाश डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है। जब ऐसा अगर हमारे चारों ओर ऐसा कोलाहल चल रहा हो, उस बीच में इस तरह की गोष्ठी की प्रासंगिकता मेरी समझ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके लिए मैं हृदय से इनको धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस विषय को चुना है। मैं 2, 4, 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि ये जो विषय है इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो मैं करीब पिछले 15 साल से उससे जुड़ा हुआ हूँ। मैं 1 वर्ष के लिए इंग्लैंड में अध्ययन के लिए गया था। वहाँ पर हमारे एक मित्र होते थे अधिकारी जो राजस्थान के थे, तो उन्होंने जाति पर ही अपना एक शोध लेख लिखा था जो इंग्लैंड की जो विश्वविद्यालय में उन्होंने समर्पित किया था। उन्होंने दिखाया था कि सिर्फ 1947 से लेकर अभी तक जो विभिन्न क्रियाकलाप हैं समाज के, उनमें जाति का जो महत्व है वो कैसे निरंतर घट रहा है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी और मैंने भी सोचा कि इस पर मैं आगे काम करूं। तो हाल फिलहाल में, और मेरे वेबसाइट है मेरा जिस पर मैंने वो लेख लिखा है, मेरा शोध लेख है। उस लेख के विषय में मैं 2-4 मिनट में आपको बताऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या प्रामाणिक स्थिति क्या है। प्रामाणिक स्थिति ये है कि आप कोई भी अखबार उठाइए, चाहे वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, वैवाहिकी पृष्ठों पर नजर डालिए। शुरुआत होगी किसी एक जाति से, वो अंग्रेजी के अल्फाबेट से चले या जैसे भी चले, और उसके बाद आप ध्यान देंगे तो सबसे नीचे जो क्रम आता है, निचला क्रम, उसमें लिखा होता है जाति बंधन नहीं। यानी ऐसे माता पिता जो विवाह के लिए जाति को बंधन नहीं मानते, वो इश्तहार देते हैं, वो विज्ञापन देते हैं जो नीचे होता है। मैंने जो अखबार चुना अपने शोध के लिए वो था इकोनॉमिक टाइम्स। आप सोचिए, अंग्रेजी का अखबार है, इकोनॉमिक टाइम्स है, जिसमें कि थोड़े से अधिक जागरूक लोग होंगे, अधिक पैसे वाले लोग होंगे, उनके विज्ञापन छपते हैं। मैंने 500 परिवारों के विज्ञापनों का अध्ययन किया। मुझे जो नतीजे निकले जो मेरे वेबसाइट पे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले मुझे मिले। और आप सब लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इस दिल्ली में रहते हुए मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि महीने में 3 या 4 विवाह में शामिल होने का मौका मिलता है। और मैं 4 विवाह में जब जाता हूं तो ये मालूम होता है कि 3 में विवाहों में ऐसे विवाह होते हैं जो अंतरजातीय होते हैं। तो आप एक मिनट लिए कह सकते हैं कि अरे तो महानगर की बात है, दिल्ली है, महानगर कितने हैं हमारे देश में, और उनमें भी जिनमें मैं जाता होऊंगा संभवतः वो अभिभावक या माता पिता बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे, जागरूक होंगे, उनके बच्चे भी बहुत पढ़े लिखे लोग होंगे। लेकिन उनके बारे में क्या, जहां पर विवाह माता पिता स्वयं तय करते हैं। तो वैवाहिकी की ओर मैं आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह हैं, जिनमें उनके बच्चों का योगदान बहुत कम होता है। मुझे चौंकाने वाले नतीजे मिले। मुझे नतीजे ये मिले कि 60% से अधिक अभिभावक या माता पिता अपने विवाह, बच्चे के विवाह के लिए किसी न किसी तरीके से जाति को बंधन नहीं मानते हैं। और उससे 2-3% कम है वो जो लड़की के माता पिता हैं। लड़के के माता पिता में वो प्रतिशत थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन लड़की में 1-2% कम होता है। खैर वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। बड़ा मुद्दा ये है कि पिछले 70 सालों में जिसको कहते हैं सामाजिक गतिशीलता, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन उसको सराहते नहीं है, वो ये है कि आज शादी के लिए अगर कोई तमिलनाडु का परिवार यहाँ पे रह रहा होगा झंडेवालान में, वो किसी न किसी तरीके से वो चाहेगा कि कोई दूसरा तमिल परिवार उसको मिले। उसके लिए फिर भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, उसकी अपनी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है, न कि जाति।
इस तरीके से कॉलम बाय कॉलम, क्रम बाय क्रम हमने जब देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें जाति पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रही है। तो दो चीजें मुझे सामने दिख गई। एक वो जहां पर लड़के लड़कियां स्वयं विवाह तय कर रहे हो, वहां उनके लिए जाति महत्व नहीं रखती है। ऐसे विवाह जहां माता पिता स्वयं तय कर रहे हो, तो शहरों में यह हालत है कि 50% से अधिक माता पिता जाति को बंधन नहीं मानते हैं। मैंने अपने लेख का शीर्षक भी इसीलिए दिया, जाति बंधन नहीं। आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये एक जो रवि जी ने ये विषय रखा है, मुझे लग रहा है कि ये उल्टी सी बात है। ये कहाँ विद्वेष की बात हम कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि लोगों में इतना खुलापन आ गया है, चूंकि आर्थिक उदारीकरण ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ऊपर उठाया। एक प्रमाण इसका यह है कि शिक्षा से जुड़ी हुई वो चीज़ है। मेरा अध्ययन शिक्षा पे है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हमारे देश में 12 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र 18 से 23 के बीच में है। जो शिक्षा के जानकार हैं वो जानते हैं कि इन 5 साल की अवधि में उन बच्चों को आदर्श रूप से कहाँ होना चाहिए? विश्वविद्यालयों में। हमारे देश में सन 2000 तक आपको जान के दुख होगा कि प्रतिशत, जिन बच्चों का प्रतिशत जो विश्वविद्यालय में होने चाहिए थे, वो सिर्फ 5 थे। यानी 100 में सिर्फ 5 ही बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ जा पाते थे। आज वो संख्या बढ़ के हो गई है 30, और मेरा मानना है कि मुश्किल से 5-7 साल में ये संख्या बढ़ के हो जाएगी 50। जब आपका पूरा समाज उच्च शिक्षा की ओर जाएगा तो बच्चियों को और ज्यादा अवसर मिलेंगे एक दूसरे से मिलने का, जुलने का। फिर संभव यह है कि मैं मजाक में कई बार ये कहता हूं कि आजकल माता पिता का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो विवाह का मैनेजमेंट देखें। विवाह तय करने का अधिकार धीरे धीरे उनकी ओर से घटता जा रहा है। तो ये एक मैं अपने लेख की बात कर रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये इसलिए भी अच्छा लगा जैसे अभी परमेश्वर जी ने इतनी लंबी बातें बताई इस रोशनी डालते हुए, कि आप ध्यान से देखें कि इसको राजनीति ने खाद पानी दे के जिलाया हुआ है। अन्यथा ये अपने रास्ते इतने सही ढंग से चली जाती, जिसको हम जाति प्रथा कह लें या कुछ भी कह लें, कि उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी मैं किस जाति का हूँ, आप किस जाति के हैं। जब तक विभेद पैदा नहीं हो और उस विभेद के कारण कोई नुकसान हमें नहीं हो, तब तक उसके होने न होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ये पहली बात हुई। अब 2-4 और बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा। पहला बिंदु ये है, वो है धर्मांतरण का, जिससे जाति का बड़ा संबंध है। हमें लंबे समय से ये पढ़ाया गया कि भारत में लोग इसलिए धर्मांतरित हुए, चाहे वो मुस्लिम बने हो चाहे ईसाई बने हो। उसका प्रधान कारण ये था कि बहुत सारी सामाजिक सीढ़ियों पर जो जातियां नीचे आती थी उनके साथ तरह तरह के अन्याय हुए, भेदभाव हुआ, और उनको मजबूरी में वो अपनाना पड़ा। मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि धर्मांतरण सारे विश्व में हुआ, भारत के अलावा यह जाति की प्रथा कहीं और नहीं थी, तो क्यों हुआ धर्मांतरण और जगह? इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि हमारे देश में धर्मांतरण हुआ जाति के नाम पर, जिसको कहा जाता है, जो बौद्धिक लोग हमें पढ़ाते हैं। लेकिन आपके ही बगल में ईरान है, जिसकी चर्चा अभी कर रहे थे परमेश्वर जी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि वहां तो जाति नहीं थी तथाकथित। फिर क्या हुआ? वहां ईरान ही नहीं रहा। इतना बदलाव हुआ उसमें कि ईरान ही नहीं रहा। हमारे यहाँ तो जाति भी रही, फिर भी भारत है और भारत रहेगा। हम अपनी संस्कृति को फिर भी बचा पाए, लेकिन जिन संस्कृतियों में ये जाति नहीं थी वहां तो वो अपनी संस्कृति बिल्कुल नहीं बचा पाए। और जिनको थोड़ा बहुत संदेह हो वो नायपॉल को पढ़े। उन्होंने मलेशिया और इंडोनेशिया को भी लिख के दिखाया है कि कैसे इस्लाम अपने से पूर्व की संस्कृति को नष्ट करता है, फिर भी हम बचे रह गए। इसके अलावा मुझे एक बात और मेरे दिमाग में आती है बार बार कि प्राचीन भारत का या उसके बाद का हमारा जो विकास है, जो हमारी उन्नति हुई है, जिसकी जो ऊंचाई है, वो ऊंचाई इतनी विलक्षण है कि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि जाति, भेदभाव या इस तरह जिस तरह आज बताया जा रहा है वैसा समाज रहा होगा। अगर वैसा समाज होता तो उन्नति इतनी ऊंची नहीं होती। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी संस्कृति में दम रहा होगा और वो उस तरह की स्थिति नहीं रही होगी जैसी आज है। क्यों? इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा पहलू उपनाम का। आज हम इतने तरह के उपनाम देखते हैं। मैंने बहुत शोध करके देखा
ये उपनाम की जो प्रथा है, परंपरा है, ये बहुत पुरानी नहीं है। आप भक्ति काल देख लीजिए, उसके ऊपर का वैदिक काल देख लीजिए, कोई भी काल देख लीजिए, किसी व्यक्ति के आगे ऐसा कोई उपनाम नहीं लगा होगा जो खानदान दर खानदान चलता जा रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही है। अभी भी दक्षिण भारत में आप अगर देखें तो कुछ लोगों को छोड़कर उपनाम को लेकर कोई दुराग्रह नहीं है समाज में, और हमारे यहाँ उपनाम को लेकर जो दुराग्रह पैदा हुआ उसमें बहुत बड़ा सहयोग अंग्रेजों ने दिया। तो मैं ये मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमारी जो जाति की जो विद्वेष की बात अभी रवि जी कर रहे हैं और जिसके जो मुख्य विषय है, इसको खाद पानी देने का काम अंग्रेजों ने किया। उसके बाद जो तथाकथित बुद्धिजीवी थे पिछले 70 सालों में, चाहे वो कम्युनिस्ट हों या किसी और विचारधारा के हों, उन्होंने उसको और प्रज्वलित करने का काम किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि चूंकि असत्य के पांव नहीं होते, इसलिए ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और मैं मानता हूं कि जैसे जैसे हमारे यहाँ शिक्षा का प्रसार होगा, और आज की तारीख में जो मुझे अच्छा लग रहा है वो ये है कि पहली बार मुझे लग रहा है कि इतिहास का ज्ञान सिर्फ सरकारी पुस्तकों तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया ने कमाल का काम किया है। आप एक बात लिख के देखिए, 500 दूसरे उत्तर आ जाएंगे, और दूध का दूध और पानी का पानी शाम तक आपको पता चल जाएगा। मैं स्वयं नहीं जानता था कि कुतुब मीनार क्या था, लेकिन आज मैं जानता हूँ कुतुब मीनार क्या हो सकता है। कम से कम उसके प्रति संदेह तो पैदा हो गया है। इसलिए सोशल मीडिया आज इतना बड़ा शस्त्र है कि मुझे लगता है शिक्षा का पहली बार, या ज्ञान का लोकतांत्रिकरण हो रहा है। किसी एक के हाथ में उसका एकाधिकार नहीं है। और जैसे जैसे इसका प्रचार होगा, प्रसार होगा, मैं मानता हूं कि जाति व्यवस्था वैसी ही होगी जैसी रवि जी की कल्पना है, जहां पे विद्वेष नहीं होगा और कोई किसी जाति का हो उससे आपको मतलब भी नहीं होगा। तो मैं इतनी ही बात के बाद अपने विराम देता हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्।